अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालत हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज नशर सीरत कॉलिमी का तजियाकार अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 11 फरवरी 2024 को करा दिए जाएंगे। क्या ये बात नहायत खुशाइंद नहीं? क्या कहते हैं इसके बारे में? पहली बात तो इंतहाई खुशाइंद बात है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एडवोकेट जनरल हैं जी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने वहां सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी थी कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अब वो बेचारे ये तो नहीं बता सकते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए थे और अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं मुआफ नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं अभी तक ले सकते, वो ये तो ना बता सकते थे। तो कभी वो कहते थे, आपको पता है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जब उन्होंने डेट भी दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो कहते थे जी फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता था ना कि मियां नवाज शरीफ, जो मियां वड्डा आएगा, निक्के मियां के पास का रोग नहीं, जब वड्डा मियां आएगा तो वड्डा मियां साहब आएंगे तो फिर इलेक्शन करवाएंगे। तो अब वड्डे मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। ये जो इलेक्शन की तारीख दी गई है, ये मुजवजा तारीख, मुजवजा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दौरान समात मुकदमा में चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर दी गई है जी। अच्छा, इससे पहले मुझे तो तोको है ना कि अब इंतखाबात हो जाएंगे 11 फरवरी को। उन्होंने कहा जी पहला हफ्ता जो आ रहा है वो 5 को आ रहा है, हम चाहते हैं कि इतवार को इंतखाबात हो, छुट्टी वाले दिन। तो दूसरा हफ्ता जो है वो 11 फरवरी को आ रहा है, तो हम चाहते हैं 11 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो। खुश आइंद बात है, ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले जरा ज़हन में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इंतखाबात की तारीख का तयन कर चुके हैं। उन्होंने तारीख दी थी, उस तारीख पे इंतखाबात नहीं हुए, दोनों सूबों में भी नहीं हुए थे। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स थे। उसके बाद जो ऑर्डर्स का हशर हुआ वो आपने देख लिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकील साहब ने कहा है, और वो किसी वक्त भी इसमें कोई भी तहरीफ हो सकती है। ये डेट आगे भी जा सकती है, बहुत आगे भी जा सकती है, दो ही सूरतें हैं जी, पीछे नहीं आ सकती, आगे जा सकती है और बहुत आगे जा सकती है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 101 जवाज हैं। लेकिन उससे पहले, अच्छा ये बड़ी खुशाइंद बात है, इस तारीख से मुझे एक बात का कभी यकीन हो गया, 11 फरवरी वाली तारीख से कभी यकीन हो गया। एक तो इमरान खान जो हैं, अब उनका जो है मुकदमात का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। एक मुझे ये यकीन हो गया कि उन्होंने नाअहल करार देना था, दे दिया, अब उनको सजा याफ्ता करार देना। तो अब एक तो मुझे ये यकीन हो गया कि नवंबर या दिसंबर के आगाज में ये जो रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी बने हुए हैं ना जनाब इमरान खान साहब, एस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग नून की जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, एक तो इनसे उन्होंने छुटकारा पा लेना है। ये जो तारीख दी है ना, इसका मतलब ये है कि अंदर खाते फैसला हो गया। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका कि नवंबर जो है इमरान खान की उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात ये तय हो गई कि नवंबर और दिसंबर मियां नवाज शरीफ की सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब को इसका मतलब अब रिलीफ मिलने वाला है। अंदर खाते जो बातें तय हुई थी, ये जो ऐलान है 11 फरवरी का, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बात का गुमास है क्या मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने वाला है अगले चंद हफ्तों में, मतलब 3-4 हफ्तों में मियां साहब को अब रिलीफ मिल जाएगा। मियां साहब का जो स्केड्यूल उन्होंने जारी किया है मुस्लिम लीग नून वालों ने, उन्होंने कहा है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर के आखिर से पूरे मुल्क में मतलब जलसे शुरू कर देंगे। अच्छा, ये पहले इमरान खान कर रहे थे, मुल्क गिर कैंपेन चला रहे थे, जलसे कर रहे थे, हर जगह जाते थे, बड़ी बड़ी रैलियां थी। तो अब मैदान खुला है, अब किसी ने तो जमहूरी तमाशा लगाना था, और मैंने कहा था कि वो अब जो बच्चा जमहूरा जिसने किरदार अदा करना है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो अब ये किरदार निभाना है जनाब नवाज शरीफ साहब ने। तो इसका मतलब ये कि अगले 4 से 5 हफ्ते इमरान खान के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और 4 से 5 हफ्ते नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 हफ्तों में इमरान खान साहब को, मैंने बताया था कि अनारकली एक कैरेक्टर था, ये पहले बात हो चुकी है, तारीख में अनारकली के नाम से सिरे से कोई कैरेक्टर नहीं है। ये हमारे जो थे उनका नाम क्या था, हमारे बहुत बड़े
ड्रामा राइटर थे, ताज, पूरा नाम जेहन से निकल गया इस वक्त। तो उन्होंने जनाब ताज ने, उनकी जरखेज दिमाग ने एक बहुत बड़ा वाकया, मतलब मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े फरमारवा जनाब बादशाह अकबर, शहनशाह अकबर, उनका बेटा था शहजादा सलीम। तो बाप और तरह का अय्याश था, शहजादा सलीम और तरह का अय्याश था। और शहजादा सलीम जो है ये तो कच्चे पक्के दोनों रास्तों का खिलाड़ी था। और इसके हरम में गिलमान भी थे और हूरें भी थी, सब कुछ था। तो उस पे फिल्म बनानी थी मुगल आजम। तो हमारे सईद अहमद ताज, मेरे मुंह से निकलता, हमारे एक सनतकार हैं इम्तियाज ताज उनका नाम था। हमारे बहुत बड़े राइटर हुए हैं, ड्रामा राइटर तो खैर बहुत बड़े हुए। उन्होंने जब अनारकली का एक करैक्टर तख्लीक किया, सारे वाकया दुरुस्त थे उसमें, मुगलिया सल्तनत का अकबर बादशाह भी है, शहजादा सलीम भी हुआ, बाकी सारे। एक करैक्टर उन्होंने उसमें घड़ा, वो एक कनीज का करैक्टर घड़ा कि वो अपनी कनीज पे फरेफ्ता हो गए थे जनाब शहजादा सलीम। तो शहजादा शेखू वो कनीज पे फरेफ्ता हो गया जिसका नाम अनारकली था। तो अब इस तरह से कहानी को जोड़ा गया कि हमारे जो आम लोग हैं तारीख, जिन्होंने गहरा मुताला नहीं किया, वो समझते हैं कि सचमुच एक अनारकली का करैक्टर था और उसको बादशाह अकबर ने, शहनशाह अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसे तो खैर जिंदा दीवार में नहीं चुनवाया था। मैंने बताया कि ये इम्तियाज अली ताज जो थे ड्रामा निगार, ये उनके जरखेज दिमाग का पैदावार है। ऐसा करैक्टर उन्होंने बनाया और वो अमर हो गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैंने आपको मुतअद्दिद मर्तबा इस नाज़बरदारी में बताया कि इमरान खान वाकईतन एक जिंदा करैक्टर है जिसे अनारकली बनाया गया और उसे दीवार के साथ नहीं लगाया गया। दीवार के साथ लगाया गया था नवाज शरीफ को, दीवार के साथ लगाया जाता रहा था मुहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब वो वापस हिंदुस्तान हकार साथ भी हो। लेकिन वो डरी नहीं, घबराई नहीं, वो मुल्क में रही। उन्होंने कहा मैंने इंतखाबात लड़ने हैं हर सूरत, और उसका नतीजा उनकी शहादत निकला। अच्छा, दीवार के साथ कभी नहीं लगाया गया। तो इमरान खान को दीवार के साथ नहीं लगाया गया बल्कि उन्हें अनारकली बना के दीवार में चुन दिया गया। अब दो इतलात हैं मेरे पास। एक इतला तो ये है कि जो मुक्तदर कुव्वतें हैं उन्होंने बड़ा बगौर जायजा लिया है कि नवाज शरीफ जो है क्या वो सही जमहूरी तमाशा लगा सकता है, सही मानों में जमहूरी तमाशा। इस्तेहकाम पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा जलसा करवाया गया। बहुत बड़े से मुराद ये है कि एक उस हिसाब से बड़ा नहीं कि आप इमरान खान के जलसे से, लाहौर वाले जलसे से कंपैरिजन करें, या नवाज शरीफ ने जो अब हालिया जलसा किया है और जिसको मुस्लिम लीग नून लाहौर की नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा साबित करने पे तुली है, इससे तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो एक छोटा सा जहानिया में एक छोटी सी ग्राउंड में मतलब कुछ 4-5-6 हज़ार का मजमा था, वो बड़ा जलसा था। पार्टी के हुजम के हवाले से कर रहा हूँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उस जलसे में जो ऐलानात किए थे उन्होंने, मैंने कहा कि उनके पास तो बेचने के लिए कुछ चूरन है। अब सोशल मीडिया ने तो उनका मजाक उड़ाया होना, लेकिन मैं वाहद बंद हूं जिसने उनकी बात को बड़ी संजीदगी से लिया। जो उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, जो उन्होंने कहा कि हम लड़कों को जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें कर्जे फराहम करेंगे ताकि अपने पैरों पर खड़े हों, उन्होंने कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार को हम आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। जो भी उस वक्त मुल्क में पर लीटर पेट्रोल का रेट हुआ, अगर 300 हुआ तो मोटरसाइकिल वाले को 150 रुपए लीटर मिलेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम बिजली के बिल जो हैं वो नीचे लेके आएंगे, और उन्होंने कहा कि मजदूर की कम अज कम उजरत जो है वो 50,000 होगी। इस बात पे सोशल मीडिया वालों ने बड़ा मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है जहांगीर तरीन और अलीम खान सबसे पहले तो जो उनके पास लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आज ही उनकी सैलरी 50,000 करें ना ताकि हमें पता चले कि ये कितने संजीदा हैं। एक तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुल्क का इक़्तिदार तो आपको कभी नहीं मिलना। जो आपने ऐलानात किए ना, आपको भी पता है चूंकि हमें इक़्तिदार मिलने ही नहीं, हम ऐसी बात कर दें। वो 600 यूनिट भी कह देते कि जो लोग 600 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुफ्त बिजली देंगे। भाई आपने कौन सा हुकूमत में आना है? तो इसलिए उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है, वो 1000 यूनिट भी फ्री कर सकते हैं। भाई जुबानी कलामी करना है ना, अच्छा तो वो कर सकते हैं। उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आप बिजली तो 300 यूनिट फ्री पता नहीं कब करेंगे, आप पहले चीनी की कीमत तो 50 रुपए करके दिखाएं ना, ताकि हमें पता चले। ये तो आपके पास में है ना, आप अपनी फैक्ट्री से तो चीनी की कीमत चले 50 रुपए नहीं कर सकते, 50 रुपए पर केजी कम करके दिखा दे। तो ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मैंने उसे उस आपको याद है कि उनकी तकरीर को बड़ा पॉजिटिव लिया था, और मैंने कहा था कि उनके पास बेचने के लिए तो कुछ चूरन मौजूद है। मियां नवाज शरीफ के पास ये चूरन नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा बगौर देख रहे हैं कि मियां साहब के आने के बाद सियासत में क्या हलचल हुई है। कोई हलचल नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई।
अच्छा, उन्हें यह था थरथली मच जानी है, कोहराम मच जाना है कि मियाँ आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ मतलब एस्टेब्लिशमेंट, जिस आप भी देख रहे हैं ना कि मियाँ के आने से क्या हुआ है, लोगों ने इसे एक मामूली सा वाकया समझा, गैर मामूली वाकया नहीं है ये मियाँ का आना। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने देखा है कि यार ये तो इमरान खान को रिप्लेस नहीं करता, ये तो उसका वेटेज पूरा नहीं करता। अब अंदर खाते क्या हो रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान को एक जगह पे, जैसे मैंने बताया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, इसी तरह सदर आरिफ अलवी जो हैं वो उसमें सफारतकारी करेंगे और मियां नवाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये भी मैंने बताया, जिनके हाथों में कठपुतली की डोरी है वो कोई भी तमाशा कर सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब को पहले तो समझाया जाएगा, तुम बंदे दा पुत्र बने कि नहीं, तेनू समझ आई है कि हम कितने ताकतवर लोग हैं, हम चाहे तो सिर्फ 3 हफ्तों के बाद अब तुम्हें दीवार में चुन देंगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। अगर इस मुल्क में भट्टो के कत्ल का, पहली बात तो कायदे आजम की शहादत का इस मुल्क में क्या टका मूल पड़ा, बताए ना, कोई टका मोल नहीं पड़ा उसका। कायदे आजम की शहादत होती है, एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर जाते हैं, क्या हुआ उस पर? इंक्वायरी कमेटी बनी, कुछ भी रिजल्ट निकला। अच्छा, सकूते ढाका का कुछ बना? कुछ भी नहीं बना। उससे पहले लियाकत अली खान को जलसा आम में कत्ल कर दिया गया, अकबर नामी शख्स ने गोली मारी और एजेंसी के बंदों ने उसे भड़का दिया, तो उसकी कुछ आउटपुट निकला। जियाउल हक का त्यारा गिरा दिया जाता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है उस वक्त के, और सदर पाकिस्तान भी है। क्या बना उस मुकदमे का? मोहतरमा बेनजीर भट्टो की शहादत कल की बात है, तो क्या बना? यहां तो जूं भी नहीं रही थी। तो इमरान खान को ये सारी कहानियां जब सुनाई जाती होंगी कि कायदे आजम से लेकर बेनजीर के अंजाम तक, अगर तुम्हें नहीं समझ आई, और बेनजीर के तो पूरे अहले खाना को कत्ल कर दिया, बाप को, दोनों भाइयों को कत्ल किया गया वगैरह वगैरह, तो क्या तुम बंदे के पुत्र बने हो कि नहीं? अगर वो कह देगा मुझे समझ आ गई है, और मुझे नहीं लग रहा, ये मैं आपको आज बात करूंगा, मैं इमरान खान का एक लम्हे के लिए हुमैती नहीं रहा, एक लम्हे के लिए, लेकिन इमरान खान की जितने मुझे समझ आई है। अच्छा, आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि वो नशई है, ये है, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि वो बंदा स्टैंड लेने वाला है। मुझे लग रहा है कि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया है कि आप मुझे तख्तादार पर लटकाना चाहते हैं, लटका दें, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकना। ये मेरी समझ में तो अभी तक ये बात आई है। अच्छा, इमरान खान अगर तो इस बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं नवाज शरीफ की करप्शन को, जैसे सारे, मैं भी उसका मतलब मैंने भी किया, चले मैं आज के बाद नहीं कहूंगा कि ये करप्ट लोग हैं, मैंने इनसे हाथ नहीं मिलाना, मैंने इनसे बात नहीं करनी, तो आप जलसों में एक दूसरे की खाल खींचा करें, जैसे सुभाष शरीफ ड्रामेबाजी करता था कि अगर मैंने आसफ अली जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर ना घसीटा, अगर मैंने ग्वाल मंडी की सड़कों पर, अगर मैंने भाटी की सड़कों पर ना घसीटा, मैंने उसका पेट फाड़ के लूटी हुई दौलत बाहर ना निकाली, तो मेरा नाम सुभाष शरीफ नहीं। ये जो आप भी ऐसी तकरीरें किया करें कि मैंने अगर फलां को ना उसका पेट चाक करके पैसे बाहर निकाले, मैंने अगर नवाज शरीफ का पेट चाक करना, मैंने जरदारी का, तो इमरान खान अगर इस बात पे आ जाता है कि सियासी नारों के हाथ तक ठीक है, लेकिन बाद में किसी को ने कहा सारे मिलकर लूटेंगे, अगर इमरान खान इस बात पे आ जाता है, जो कि अब कोशिश हो रही है ये पिछले 2 दिन से, जब जनाब आरिफ अलवी मिल के आए हैं ना जो जनाब नवाज शरीफ से, उसके बाद कोशिश तेज हो गई है कि इमरान खान और मियां नवाज शरीफ को आमने सामने बिठाया जाए, और पहले दोनों की सफारतकारी अभी से शुरू है, पिछले 3 दिन से मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया जा रहा है कि इमरान खान को हमेशा के लिए आउट ना किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट समझती है अगर इमरान खान को हमेशा के लिए आउट कर देते हैं तो मियां जो है ये तो पहले ही काबू नहीं आता, मतलब जैसे ही से इक़्तिदार मिलता है इसके सर पे सींग निकल आते हैं और फिर ये अपने सींगों पर उठा लेता है। तो ये मतलब फिर ये 2 सींग नहीं होते, फिर ये मियां नवाज शरीफ 12 सिंगा बन जाता है। 12 अक्टूबर वाला वाकया याद है ना? तो मियां साहब फिर 12 सिंगे बन जाते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि लूले लंगड़े करके इमरान खान को भी सामने लाया जाए, लूला लंगड़ा करके, हाथ पांव बांध के, उसको भी काना करके, जैसे नवाज शरीफ के पर काट के, जैसे कबूतर नहीं था उनके हाथ में बैठा हुआ, ऐसे पर कटा हुआ कबूतर बना के इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बिठा दिया जाए और लोगों को जो उनके अंदर गैज़ो गज़ब है वो ठंडा पड़े ताकि इंतखाबात में हिस्सा लें। मगर ये जमहूरियत जो जमहूरी ड्रामा है, मियां नवाज शरीफ का जलसा भी उन्होंने देख लिया लाहौर वाला। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर लाहौर में इतने अरबों रुपए खर्च करने के बाद ये नतीजा निकला है तो पूरे मुल्क में आपको पता है ना, गुजरांवाला में मैंने पहले भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा था, तो सारी मुस्लिम लीग इधर आ गई थी, 3 दफा उसकी तारीख चेंज करना पड़ी थी। तो मियां साहब का फिर जलसा हुआ, ये इंतखाबात से पहले की बात है, 2013 के इंतखाबात से पहले की। तो अब मियां साहब अगर इस मुल्क में तशरीफ लाए हैं तो इंतखाबात में हिस्सा लें, एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि रौनक मेला नहीं लगना जी, तो रौनक मेला लगाने के लिए इमरान खान का बाहर होना जरूरी है।
तो इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप मतलब पर काट दिए जाएं, आपके बाजू काट दिए जाएं, आपका डंग निकाल दिया जाए, आप बेशक शूका शाकी करें। वो शूका शाकी का सुना है आपने वो लतीफा? वो वाकया ये है कि एक सांप जो था, जो नाग देवता बाद में बना, वो सांप चला गया एक बुजुर्ग के पास। उसने कहा जी मैं भी चाहता हूं कि मैं आपका बैत हो जाऊं, मुरीद हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम डंग मारते हो, तुम्हारी अंदर ये खसलत है, इसलिए मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता। उसने जनाब बताएं फिर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आपका मुरीद बनूं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को डसना छोड़ दो, उन्हें डंग मारना छोड़ दो। जब तुम वादा करोगे मैं किसी को डसूंगा नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुरीद कर लूंगा। उसने कहा जी वादा रहा। सांप ने कहा, नाग देवता ने, उसने कहा कि आज के बाद मैं फिर किसी को डसूंगा नहीं। उन्होंने कहा चलो जाओ ठीक है, तुम मेरे मुरीद हो। अब सांप किसी को डसता नहीं था, वो बेचारा गंडोए की तरह इधर उधर, गंडोया समझते हैं, केचुआ, वो गंडोए की तरह इधर उधर ना घूमता रहता था। जब लोगों ने देखा, परिंदों ने देखा, चरिंदों ने देखा, जानवरों ने देखा कि ये तो अब बिल्कुल बेजर सा गंडोया हो गया ये तो किसी को, तो फिर हर कोई उसे पांव के नीचे दबाता था। वो जख्मी था, जख्मी हर तरफ से जख्मों से चूर था। लेकिन वो बेचारा, उसने बैत की थी और उसने वादा किया था कि मैं डांग नहीं मारूंगा। तो जख्मी वो पीर साहब के पास पहुंचा। जब पीर साहब ने उसकी हालत देखी, जख्मों से चूर सांप देखा, उसने कहा तुम्हारी हालत क्या हुई, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा जनाब आपने हुक्म दिया था, क्या मैंने किसी को डसना नहीं। जो भी आता है, कोई जो जिसका जी चाहता है, कोई छड़ी से मार जाता है, उसका जख्म कोई अपने पांव के नीचे मुझे, मतलब जो बड़े जानवर हैं आप चौपाए, वो अपने पांव के नीचे मुझे दबाते रहते हैं, तो मैं तो सर भी नहीं उठाता। उसने, बुजुर्ग ने फिर एक अजीब बात की, उसने कहा यार मैंने तुम्हें डंग मारने से, डसने से मना किया था, ये शूका शाकी से नहीं। तुम अपना ये शूका शाकी ये ना छोड़ो। तो इमरान खान से कहा जाएगा कि तुम शूका शाकी ना छोड़ो, वैसे फंकारते रहना पूरे मुल्क में सांप की तरह। तो वो शूका शाकी जारी रखो, जैसे शहबाज शरीफ के पास शूका शाकी है ना, कि मैं पेड़ फाड़ के मैं ये कर दूं और बाद में जरदारी की गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। उसने कहा मियां नवाज शरीफ से तुमने ये सीखा नहीं, शहबाज शरीफ से ये ड्रामेबाजी नहीं सीख सकते कि जब जलसा करना है माइक ऐसे फेंकने और कहना है कि मैं भट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक सबके पेड़ चीर के कौम का एक एक पैनी, एक एक पैसा, ये उंगली हिला हिला के, तो तुम भी ऐसी तकरीरें करना। इमरान खान अगर इस लेवल पे आ जाता है तो याद रखिएगा, वो इमरान खान अगर उसका डंग निकाल के सिर्फ शूका शाकी, तो वो इमरान खान, इस इमरान खान के, फिर समझ लीजिए कि इमरान खान का एक टके का मोल नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान 5 हफ्तों की बात कर रहा हूं, ये मेरी बात लिखनी है आपने इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी, अगर इमरान खान सिर्फ 5 हफ्ते मजीद एस्टेब्लिशमेंट के सामने टिका रहता है जैसे अब तक टिका है, वो कह रहा है मैंने ना बाहर जाना है, जलावत नहीं लेनी। इमरान खान कह रहा है कि मुझे आप सजा सुनाएं, मैंने मुल्क नहीं छोड़ना और मैंने तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना, मैंने नवाज शरीफ के साथ समझौता नहीं करना। अगर इमरान खान ये आज की बात लिखनी है कि सिर्फ 5 हफ्ते एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाता है, वो कहता है कि वो सांप वाली बात कि मैंने सिर्फ शोका शाकी नहीं करनी, मैंने प्रैक्टिकली सांप बन के रहना है और जो जो मेरे मुखालिफिन थे उन्हें पूरी तरह से डांग मारूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं इमरान खान हूं। अगर इमरान खान इस बात पे कायम रहता है तो फिर याद रखिए ये बात मेरी आज लिख रही है। मैंने पहले कहा मैं इमरान खान का हमायती नहीं, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जहां बैठा हूं, जिस मनसब पे बैठा हूं, उसका लिहाज करते हुए कह रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी के साथ बात करूं, फिर इमरान खान भट्टो से नहीं 100 भट्टो से बड़ा लीडर बन के निकलेगा इमरान खान, अगर एस्टेब्लिशमेंट के सामने ना झुका। फिर इमरान खान की पार्टी को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकेगी अगर इमरान खान ना झुका। और अगर इमरान खान एस्टेब्लिश के सामने ढेर हो गया, अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बात मान ली, अगर इमरान खान इस बात पे आ गया कि नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात करवाएं, मैं वादा करने को तैयार हूं कि हम बारियां लगा लेंगे। पहले 2 पार्टियों की बारियां लगी थी मिसाके जमहूरियत में, पीपल्स पार्टी एक मरतबा नून लीग, तो अब तीसरा मुझे भी शामिल कर लें। और आखिर में लतीफा सुन लें, अगर ऐसी बात होती है तो इमरान खान के साथ एक और हाथ होने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट कभी इमरान खान पे ट्रस्ट करें। वो शफीकुर रहमान साहब ने लिखा था ना कि मजीद हम आते हैं, उन्होंने कहा कि वो जो रिफत वगैरह और शैतान उर्फी उनके दरमियान था कि एक कह रहा था फिल्म देखने जाना है, दूसरे कह रहे थे पार्क जाना है। शैतान कह रहा था फिल्म देखने जाना है, उर्फी कह रहा था कि नहीं पार्क जाना है, और रिफत कह रही नहीं एग्जाम नजदीक है, हमने बैठ के पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा चलो टास्क कर लेते हैं, फिर जो भी सिक्का कहेगा वो कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर आगे टॉप तो हम जाएंगे सिनेमा देखने, अगर आई टेल तो हम जाएंगे पार्क में, और अगर सिक्का ऐसे अमूदी खड़ा हो गया तो फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर इमरान खान के साथ मिसाके जमहूरियत होता है तो वो मिसाके जमहूरियत ऐसे होगा कि हम किया करेंगे टास्क, अगर तो आ गया टॉप तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, अगर आगे टेल तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और अगर सिक्का खड़ा रहा तो फिर इमरान खान साहब आपकी हुकूमत।
अगर इमरान खान ऐसे मौज़ों पर यकीन रखते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात मान जाएंगे जी। बरकैफ जो इमरान खान को अब तक मैंने स्टडी किया है, इमरान खान ये सिक्के वाली गेम को समझता है। उसे पता है कि ना सिक्का मुदी खड़ा होना है, ना मुझे इक़्तिदार मिलना है, वो इनके झांसे में नहीं आने वाला। अगर इनके झांसे में ना आया तो मेरी बात लिख लें, 5 हफ्तों के बाद इमरान खान को सजा हो, उसे कत्ल कर दिया जाए, जिसको आप पीपल्स पार्टी कहते हैं ना कि जुडिशियल मर्डर था जुल्फिकार भुट्टो को, अगर इसका भी जुडिशियल मर्डर कर दिया जाए तो मेरी बात लिख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान से बड़ा हीरो नहीं होगा। मरने के बाद वो 1.25 लाख का होगा और उसके बाद फिर इनको कुछ जगह नहीं मिलेगी। ये जो बहरूपी और 2 टके के मदारीगर जो हैं, बकरी की नस्ल से जो शेर बन के बाहर निकले हैं, खाल पहन के शेर की, ये इमरान खान का फिर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमेशा हमेशा के लिए इनकी सियासत दफन हो जाएगी। ये मेरा तजिया, ये आप लिख लें। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान से मिलने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।